हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे सॉल्यूशन चैप्टर। और पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। 4 तरह के कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होते हैं, हम लोग जानते हैं। कौन कौन सा था? पहला था आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा था आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा था आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और चौथा था आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में जाना था डिटेल से, और ये चीज़ देखा था कि जो कुछ भी ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसको हम लोग पाई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको लिखते हैं CRT, जहाँ पे C आपका क्या था? कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी लेते हैं। तो पाई इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। हम लोगों ने लास्ट क्लास में प्रूव भी किया था कि पाई जो है प्रेशर के टर्म में आता है, और ये जो मोलरिटी होगा ये N/V लिख सकते हैं हम लोग। जैसे ये मान लीजिए कि प्रेशर लग रहा है, इसलिए हम लोग इसको P ले लेते हैं, इसको हम लिखते हैं N/V/RT, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो इसको जब हम लोग इस साइड में करेंगे तो ये हो जाएगा PV इज इक्वल टू NRT। क्या ये आइडियल केस इक्वेशन बन गया? बन गया ना। तो उसी प्रकार से हम लोग ये बात करते हैं कि पाई जो है ये ऑस्मोटिक प्रेशर है और ये P जो है प्रेशर के रूप में आ रहा है, और प्रेशर के रूप में आने की वजह से ये जो P होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी हो रहा है। और यहाँ से फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, इसके लिए देखेंगे तो ये जो मोलरिटी होता है, मोलरिटी इन नियरली इक्वल टू मोलालिटी हो जाता है। और इस इक्वेशन के अनुसार आप देखेंगे कि पाई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C है, यानी कि मोलरिटी है। तो यहाँ से अगर हम लोग बोलना चाहे कि पाई जो होगा ये आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी कह सकते हैं, है ना। और मोलरिटी हो गया तो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ये मोलालिटी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मोलरिटी ना लिख करके हम लोग यहाँ पे सीधा लिख लेते हैं मोलालिटी। और ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ से मैं लिख लेता हूँ, ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी हो जाता है। और ये जब मोलालिटी हो गया इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी हो गया, इसका मतलब ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसलिए इसको हम लिखते हैं हेंस इट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कर रखा है, लेकिन मेरे ख्याल से ये पॉइंट छूट गया था, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ें कि किस प्रकार से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी होता है, ये हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए ये मोलरिटी इज इक्वल टू मोलालिटी हो जाता है। और यहाँ से पाई जो है इस इक्वेशन के अनुसार जब देखेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी हो जाए, इसलिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो रहा है। अब यहीं से आगे बढ़ते हैं, इस पूरे चैप्टर का लास्ट पॉइंट हम लोग आ चुके हैं, और आता है अब एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ सॉल्यूशन। अब एबनॉर्मल बिहेवियर का मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि कोई भी सॉल्यूट पार्टिकल्स को अगर आप डाल करके सॉल्वेंट में सॉल्यूशन बना रहे हैं तो वो जो सॉल्यूट पार्टिकल होगा या तो एसोसिएट होगा या फिर डिसोसिएट होगा। इसका मतलब ये है कि 1 मोल अगर आप सॉल्यूट डालेंगे तो वहाँ से या तो 2 मोल मिलेगा, 3 मोल मिलेगा, 4 मोल मिलेगा। मतलब आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे आपको डिफरेंट मिलेगा, या तो कभी डिसोसिएट हो जाएगा या फिर एसोसिएट हो जाएगा। हो सकता है कि आपने 4 मोल डाला और वहाँ पे मिला कितना सॉल्यूशन में? 1 मोल। तो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो बिहेवियर का सॉल्यूशन होगा उससे वो डिफरेंट बिहेव करता है, इसी को बोलते हैं एबनॉर्मल बिहेवियर। इससे पहले कि हम लोग वान ऑफ फैक्टर पढ़ें, एक छोटा सा डेफिनेशन आता है, एक टर्म आता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन उस सॉल्यूशंस को बोलते हैं जहां पे 2 सॉल्यूशन दिया गया है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है। तो हम लोग पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, फिर हम लोग समझते हैं। तो हम लोग देख रहे थे आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसको बोल रहे हैं?
द टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर इज टर्म्ड एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दो ऐसे सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है, या फिर दूसरे शब्दों में हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि बोथ सॉल्यूशन हैव सेम कंसंट्रेशन और सेम मोलरिटी। अगर सेम मोलरिटी या सेम कंसंट्रेशन भी होता है तो उसको हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग अब आते हैं एबनॉर्मल बिहेवियर पे, कि जब कभी भी सॉलिड पार्टिकल्स को डाल करके सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो एसोसिएट या डिसोसिएट हो जाता है। जब एसोसिएशन और डिसोसिएशन का केस आएगा तो उस केस में ये जो सॉल्यूशन होगा वो एबनॉर्मली बिहेव करता है। ठीक है, तो हम लोग उसी चीज़ को अब देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं डेफिनेशंस क्या है। एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए क्या कह रहे हैं कि एबनॉर्मल बिहेवियर इज अकाउंटेड बाय वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर को जनरली हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इससे पहले भी हम लोग देखे थे कि जब कभी भी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट उस पर हम लोग न्यूमेरिकल्स करते थे, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई के बी एम या फिर डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ एम हम लोग किए थे, जहाँ पे एम था आपका मोललिटी, तो आई वर्ड लगाए थे। और आई वही चीज़ बताता है कि जब कभी भी सॉल्यूट पार्टिकल्स को डाल करके सॉल्यूशन बना रहे हैं तो उस केस में या तो डिसोसिएट होगा या फिर एसोसिएट होगा। एसोसिएशन और डिसोसिएशन के केस में वहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे डिफरेंट मिलते हैं। ठीक है, 1 मोल आपने डाला वहाँ पे 2 मोल मिल गया, 1 मोल डाला 3 मोल मिल गया, या फिर 4 मोल आपने डाला 1 मोल मिल गया, 2 मोल डाला 1 मोल मिल गया। ठीक है, तो इस प्रकार के जब कभी भी एबनॉर्मली बिहेव करने लगते हैं तो उसको हम लोग अकाउंट करते हैं वांट ऑफ फैक्टर से, जिसको आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या कहते हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। जब आप डाल देंगे उसके बाद डिसोसिएशन और एसोसिएशन क्या आ रहे हैं, डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। तो ये एक डेफिनेशन होगा। दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, कैसे? ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बाय कंसीडरिंग डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। यहाँ पे डिसोसिएशन भी हो सकता है, एसोसिएशन भी हो सकता है। डिवाइड बाय कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बाय इग्नोरिंग डिसोसिएशन और एसोसिएशंस। तो ये है बाय कंसीडरिंग कि हो गया, और ये इग्नोरिंग जो आपने मान के रखा हुआ है। ठीक है, तो जो भी आप यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार के हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 तरह के केस आते हैं। कैसा केस आएगा जी? एक केस तो आएगा एसोसिएशन वाला और दूसरा केस आएगा डिसोसिएशन वाला। जब कभी भी डिसोसिएट होंगे तो टूट जाएंगे। डिसोसिएशन का मतलब ही तो टूटना, और एसोसिएशन मतलब जुड़ जाना। तो अगर आप 1 मोल डाल रहे हैं तो वो 2 मोल में, 3 मोल में या फिर ज़्यादा मोल में कन्वर्ट हो जा रहा है। इसका मतलब वो टूट जा रहा है, डिसोसिएट हो जा रहा है। तो वहाँ पे केस ऑफ डिसोसिएशन लेते हैं। ठीक है, और जहाँ कहीं भी 2 मोल आपने डाला, 4 मोल डाला, 8 मोल डाला और कंबाइन करके वो कम मोल मिल रहा है, तो उस केस में होता है एसोसिएशन। तो उसके लिए हम लोग एसोसिएशंस का अलग केस लगाएंगे। ठीक है, तो 2 तरह के केस आए, केस ऑफ एसोसिएशंस और केस ऑफ डिसोसिएशन। तो ये हम लोग देखते हैं, दोनों के एक करके हम लोग देखें। चलिए पहले हम लोग देखते हैं केस ऑफ डिसोसिएशन। केस ऑफ डिसोसिएशन में क्या कर रहे हैं कि जब कभी भी सॉलिड पार्टिकल्स को आप डालते हैं सॉल्वेंट में और सॉल्यूशन बना रहे हैं तो सॉलिड पार्टिकल क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए क्या है? NaCl। अगर आप 1 मोल NaCl डालेंगे तो वहाँ पे प्रोडक्ट में आपको 1 मोल Na+ और 1 मोल Cl नेगेटिव मिलता है, यानी कि टोटल आपको 2 मोल्स पार्टिकल्स मिल जाएंगे। आप डाल रहे हैं 1 मोल और उसी के अकॉर्डिंग आप एज्यूम कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं, लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही सॉल्यूशन बना वहाँ पे 2 मोल्स उस पार्टिकल्स का मिल गए। उसी प्रकार से MgCl2 है, तो MgCl2 को अगर आप सॉल्यूशन बनाते हैं डाल करके सॉलिड पार्टिकल्स को, तो उस केस में क्या होगा कि 1 मोल आपका Mg2 पॉजिटिव मिल जाएगा और 2 मोल क्या मिलेगा? Cl नेगेटिव। तो ये क्या होगा? ये 2 मोल मिल रहा है, ये क्या है? 1 मोल। टोटल कितना हो गया? 3 मोल। आपने डाला कितना था? 1 मोल। जब 1 मोल आपने डाला और यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या मिला? 3 मोल, तो क्या हुआ? डिसोसिएट हो गया। उसी प्रकार से यहाँ क्या हो जाएगा? 2 मोल आपका एल्युमिनियम का मिल जाएगा और 3 मोल सल्फेट मिल जाएंगे। तो टोटल यहाँ से देखेंगे तो 5 मोल मिल जाएगा, जबकि आप डाल कितने रहे हैं? 1 मोल। तो 1 मोल टूट करके यहाँ से 2 मिल जा रहा है, 3 मिल जा रहा है, 5 मिल जा रहा है। तो इस प्रकार के जब टूट करके वो एबनॉर्मली वहाँ पे बिहेवियर करने लगते हैं तो ये केस ऑफ डिसोसिएशन लेते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे हम लोग बनाते हैं? मान लीजिए कि 1 मोल आपने N कोई लिया हुआ है सॉलिड पार्टिकल्स, जब ये डिसोसिएट हुआ तो N मोल A का बनाया। जैसे यहाँ पे NaCl 1 मोल डाला तो आपको 2 मोल मिला, तो यहाँ से N का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2।
ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग देखें कि इनिशियली जब हम लोग 1 मोल यहाँ पे ए मोल लिए थे तो ये 0 था, लेकिन इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ, हम लोग ऐसे इक्विलिब्रियम चैप्टर जब पढ़ रहे थे तो देखे थे कि ए माइनस ए अल्फा लेंगे तो ये कितना बनेगा, ए अल्फा बनेगा ना। तो ये अल्फा बन गया। तो अब देखिए इसको जब हम टोटल देखना होगा तो ये रिएक्टेंट का ये क्या है कि इक्विलिब्रियम कितना बचा है, और ये क्या है इक्विलिब्रियम कितना बना है। तो जब आपसे कहा है कि इक्विलिब्रियम पे है टोटल कितना मोल्स, तो आप क्या करेंगे, रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल्स जो बचे हुए हैं और ये जो बने हुए हैं ये दोनों को जोड़ देते हैं, है ना। आफ्टर डिसोसिएशन का केस ले रहे हैं हम लोग। तो ये बिफोर डिसोसिएशन कितना हमने लिया था, 1 मोल ए मोल, है ना, ए मोल लिया हुआ इनिशियली, और इक्विलिब्रियम पे ये कुछ टूट गया और कुछ बन गया, है ना। तो ये डिसोसिएशन के बाद वाला है। तो जब हम लोग आई के लिए देखते हैं, डिफाइन करते हैं, तो क्या बोलते हैं कि आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइड बाय बिफोर डिसोसिएशन। तो आफ्टर डिसोसिएशन क्या है, इतना आपको बचा हुआ है, इतना बना हुआ है, तो टोटल जोड़ देंगे तो क्या होगा, ये टूटने के बाद वाला केस होगा। और इनिशियली आपने कितना लिया हुआ है, ए मोल, तो ये दोनों को डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ से ए कॉमन लेंगे और ये काट देंगे, तो यहाँ से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बच गया आपका, है ना। जब ए बच गया तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में ले आए, आई इज इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस अल्फा को कॉमन लेकर के यहाँ से n-1 कर लिए, इसको जब करेंगे तो फिर यही आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अल्फा जब निकालेंगे तो i-1 डिवाइड बाई n-1। अल्फा है क्या जी, तो अल्फा आपका है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या है कि 1 मोल में कितना मोल वो डिसोसिएट कर गया, इसको बोलते हैं हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, देख चुके हैं हम लोग पहले भी, ठीक है। तो ये अल्फा का ये फॉर्मूला आपको यहाँ से आ गया। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि अगर अल्फा इक्वल टू 0 लाएंगे, सपोज कर लीजिए कि ये अल्फा इक्वल टू 0 कर लें, तो ये पूरा का पूरा 0, तो आई इज इक्वल टू क्या 1 हो जाएगा। यहाँ से क्या लिख रहे हैं कि अल्फा, इफ अल्फा इज इक्वल टू 0 देन आई इज इक्वल टू 1। वहीं पे अल्फा इज इक्वल टू 1 ले ले, तो जब ये 1 ले लेंगे तो उस केस में आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। इसका मतलब इसका रेंज अगर देखा जाए आई और अल्फा का, तो अगर अल्फा का रेंज 0 से लेके 1 तक होगा तो वहीं पे आपका आई का क्या रेंज होगा जी, ये 1 से लेकर के n तक हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको केस ऑफ डिसोसिएशन, आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है ये अल्फा, कि जब केस ऑफ डिसोसिएशन होता है तो उसके लिए अल्फा का वैल्यू जो होते हैं निकालते हैं, उसके लिए क्या फॉर्मूला है, तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं हम लोग केस ऑफ एसोसिएशन। केस ऑफ एसोसिएशन मतलब आपने ज़्यादा मोल डाला, उसे कम मोल मिला, 2 मोल आपने डाला 1 मोल मिला, देखते हैं उसका केस। अब दूसरा केस देखते हैं हम लोग, केस ऑफ एसोसिएशन। केस ऑफ एसोसिएशन में क्या होगा, आई इज ऑलवेज लेस देन 1। ऑलवेज लेस देन 1 का मतलब यह है कि 1 मोल जब डालेंगे एसोसिएट होगा तो कम से कम 2 मोल का 1 मोल बनेगा, है ना। तो हमेशा आई का जो वैल्यू होगा 1 से कम होगा, ठीक है। और केस ऑफ डिसोसिएशन में क्या होगा कि आई का जो वैल्यू होगा हमेशा 1 से ज़्यादा होगा। अगर 1 ही रह गया तो डिसोसिएट नहीं किया, है कि नहीं, यही बात होगा। और 1 से ज़्यादा हुआ मतलब डिसोसिएट किया। तो ये वाला आई का जो वैल्यू होगा केस ऑफ एसोसिएशन में हमेशा लेस देन 1 होगा, और केस ऑफ डिसोसिएशन में हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा आपका। तो यहाँ से देखिएगा कुछ एग्जाम्पल है, जैसे 4p, 4 मोल फास्फोरस के लिया हमने और ये 1 मोल P4 बन गया। 4 मोल लिया था हमने, 1 मोल बना, एसोसिएट कर गया। 8 मोल हमने सल्फर का लिया, ए सेट बन गया, मतलब ये 1 मोल में कन्वर्ट हो गया। आपने 8 मोल डाला सॉल्यूशन में, लेकिन मिला कितना, 1 मोल। इसी प्रकार से 2 मोल एसिटिक एसिड डालेंगे तो यहाँ पे 1 मोल बन गया, यानी कि डाइमर के फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो यहाँ से इसका हम लोग समझते हैं कि n मोल अगर B का लेते हैं तो 1 मोल कुछ Bn देता है हमें। तो इनिशियली क्या करते हैं कि ये A मोल लेते हैं, तो ये क्या होगा 0। इक्विलिब्रियम पर जब आते हैं तो A माइनस ए अल्फा होगा। अब थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, A माइनस ए अल्फा करेंगे तो जब ये बनेगा तो I का वैल्यू क्या था, 1 से कम हो रहा था ना, और 1 से कम कब होगा, जब डिवाइड करेंगे, है कि नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर इसका 1 मोल n मोल दे रहा है तो इसका n मोल कितना देगा, तो 1/n। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि इफ n मोल B गिव्स 1 मोल ऑफ Bn, 1 मोल Bn दे रहा है तो उस केस में 1 मोल ऑफ B कितना देगा, तो 1/n मोल ऑफ Bn, है ना। इसलिए यहाँ से A अल्फा बाई n की है, चूँकि केस ऑफ एसोसिएशन हो रहा है तो हमें डिवाइड
करना पड़ेगा, उसको कम करना पड़ेगा। अब यहाँ से आपको बाय कंसिडरिंग डिसोसिएशन और एसोसिएशन, तो एसोसिएशंस को ले करके डिवाइड बाय इनिशियल बाय इग्नोरिंग। तो जब हम लोगों ने एसोसिएशंस का लिया तो ए माइनस ए अल्फा प्लस ये जो कुछ भी एसोसिएट होगा तो ए अल्फा बाई एन कर लिए डिवाइड बाई ए। ये क्या है? इनिशियल, जिसको हम लोगों ने इनिशियली सपोज किया था बाय इग्नोरिंग एसोसिएशन और डिसोसिएशन। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ से कॉमन निकल जाएगा ये, और कॉमन निकल के कट जाएगा तो बचेगा क्या? 1 माइनस अल्फा प्लस ए अल्फा बाई एन। सॉरी यहाँ से ये नहीं बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा अल्फा बाई एन। इसी को आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा? ये अल्फा अल्फा है तो यहाँ पे अल्फा कॉमन ले लिए तो 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस 1 बाई एन कर लेंगे। और इसको फाइनली जब हम लिखेंगे तो ये हम लोग अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस आई डिवाइड बाई 1 माइनस 1 बाई एन। ये वाला फार्मूला आपको याद रखना है। अब इसका रेंज की बात करें तो इफ़ अल्फा इज इक्वल टू 0, ये पूरा 0 कर देंगे तो पूरा पूरा 0, तो आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 हो जाएगा। लेकिन अगर अल्फा इज इक्वल टू 1 कर दे तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू 1 तो ये यहाँ पे चला जाएगा। और जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो आई का वैल्यू क्या आता है? 1 बाई एन। इसका मतलब इसका जो रेंज अगर देखा जाए तो 0 से लेकर के 1 तक अगर अल्फा का रेंज रहेगा तो उस केस में आई क्या होगा जी? आई हो जाएगा 1 से लेकर के 1 बाई एन तक। तो ये आपका केस ऑफ एसोसिएशंस वाला है, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन जो है बड़े ही उलझाते हैं, तो एक आध हम लोग करके देख लेते हैं, ठीक है। बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो बड़ा ही आसानी, इसमें कुछ है नहीं, बस ये सपोज करना है कि ये जो अल्फा है केस ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन को लेकर के किस प्रकार से काम करते हैं, ये ज़रा आप ध्यान देंगे, ठीक है। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन करके देखें। अब यहाँ से देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, 19.5 ग्राम ऑफ फ्लोरोएसिटिक एसिड है, इसका क्या नाम है? फ्लोरोएसिटिक एसिड इज डिजोल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। 500 ग्राम वाटर आपको दिया हुआ है, उसमें 19.5 ग्राम आपको फ्लोरोएसिटिक एसिड डिजोल्व किया गया है, ठीक है। जब डिजोल्व करके सॉल्यूशन बनाते हैं तो यहाँ से क्या होता है कि द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व्ड इज 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 डिग्री केल्विन दोनों बराबर ही होगा। टेम्परेचर का जो डिफरेंस आ रहा है वो 1 डिग्री सेल्सियस ही आ रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए वाटर के लिए 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो माइनस में चक्के इतना चलेगा, -1 डिग्री सेल्सियस चला गया होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो दिया हुआ है ये आपको डेल्टा टीएफ दिया हुआ है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है। अब क्या कर रहा है कि कैलकुलेट द वांट ऑफ फैक्टर एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ फ्लोरोएसिटिक एसिड। ये आई का वैल्यू कैलकुलेट करना है आपको। वांट ऑफ फैक्टर का मतलब क्या कैलकुलेट करना है? आई का वैल्यू। तो यहाँ से देखा जाए कि सबसे पहले हम लोग काम क्या करते हैं कि यहाँ से ये ग्राम में दिया हुआ है और यहाँ पे सॉल्वेंट दिया 500 ग्राम, तो पहले हम लोग मोललिटी निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल के मोललिटी निकाल लें, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा कि पहले क्या करें, गिवन क्या क्या है ये देख लेते हैं। गिवन है आपका 9.5 ग्राम, ये क्या है? CH2OCOH, ये आपको दिया हुआ है। तो इसका जब मॉलिक्यूलर वेट निकाला जाएगा तो मोलर मास देखा जाए, मोलर मास तो ये क्या हो जाएगा जी? ये 12 प्लस 2 प्लस 18 प्लस 12 प्लस 32 प्लस 1, यहाँ से जोड़ेंगे तो आज आपका 78 आ जाता है। इसका मतलब मोलर मास जो है फ्लोरोएसिटिक एसिड का वो कितना है? 78। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालें, तो ऐसा करते हैं ना, डायरेक्ट हम लोग मोललिटी निकालते हैं। मोलालिटी, तो मोललिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे? आपको मास दिया हुआ है कितना? ये दिया हुआ है 19.5 डिवाइड बाई 78, ये आपको नंबर ऑफ मोल्स एब्सोल्यूट निकल गया है ना। मास दिया हुआ है, मोलर मास से हमने डिवाइड कर दिया। अब 500 ग्राम दिया हुआ है वाटर का, लेकिन इसको हमको चाहिए किस में? केजी में, तो इसको हम लोग 1000 से डिवाइड कर दें। अब ये फाइनली कितना आ जाएगा? तो 19.5 इंटू 1000 कर ले डिवाइड बाय
500 इंटू 78 कर लें। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपको कितना, ये आपको 19 चौक 76, तो यहाँ से ये 4 हो जाएगा, 4 बार में कट जाएगा नियरली। यहाँ से इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये कैलकुलेट करने के बाद ये आता है 0.5, इतना मोल पर केजी कर सकते हैं, यानी कि ये मोलिटी आपको निकल गया। ये आपको आया था 0.5 मोलिटी निकल गया। तो यहाँ से डेल्टा TF आपको दिया हुआ है, डेल्टा TF कितना है जी 1 डिग्री केल्विन है, और इसको IKF M कर सकते हैं ना। तो मोलिटी आपको दिया हुआ है, KF आपको यहाँ पे भी दिया हुआ है, I आपको निकालना है। तो I का वैल्यू क्या हो जाएगा जी, I का वैल्यू हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा डेल्टा TF बाई KF इंटू मोलिटी। तो यहाँ से 1/1 आपको डेल्टा TF दिया हुआ है, 1.86 आपका KF है, मोलिटी 0.5 है। यहाँ से आपको आता है 1.0753, ये आपको I का वैल्यू निकल जाता है। तो ये पहला जो है वांट ऑफ फैक्टर, ये I का वैल्यू कैलकुलेट हो गया। दूसरा क्या रहा है डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो हम लोग एसिड के लिए जब हम लोग इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़े थे तो डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालते थे, उसको हम लोग इक्वेशन बना करके। इसको भी देख लेते हैं दूसरा वाला केस, ठीक है। अब दूसरा के लिए देखें, फॉर डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ CH2FCOH। जब इसको डिसोसिएट करवाएंगे ये क्या बनेगा, ये आपको आ जाएगा CH2FCOH नेगेटिव, और एक H पॉजिटिव को रिलीज कर देगा। और इनिशियली जो C दिया हुआ है, C ये 0.5 यानी कि मोलिटी, ये अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। तो इनिशियली यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इनिशियली ये दिया है 0.5, ये 0 होगा, ये भी 0 होगा ना। लेकिन एट इक्विलिब्रियम पे जब जाएंगे, एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा 0.5 1 माइनस अल्फा हो जाता है ना, यानी कि इतना माइनस इतना अल्फा बनेगा। तो यहाँ से 0.5 अल्फा इसका बनेगा और 0.5 अल्फा इसका बनेगा। तो टोटल अगर देखा जाए तो टोटल इतना बचा हुआ है, इतना बना हुआ दोनों का। तो टोटल क्या करेंगे, टोटल हम लोग जोड़ देंगे। तो टोटल क्या हो जाएगा जी, टोटल देखा जाए तो ये हो जाएगा 0.5 1 माइनस अल्फा प्लस 0.5 प्लस 0.5। तो इसमें से एक कट जाएगा आपका 0.5, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 अल्फा प्लस में और माइनस में ये खत्म हो जाएगा, है ना। तो ख़त्म होने के बाद फाइनली जो बचेगा यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपको 0.5 1 प्लस अल्फा, ये आपको मिल जाएगा। अब I जब निकालेंगे तो I के लिए क्या करेंगे, इतना तो टोटल आपको है, तो ये 0.5 1 प्लस अल्फा बाई 0.5 ऐसे ले लेंगे। तो ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, ये 1 प्लस अल्फा बचेगा। और यहाँ से अगर अल्फ़ा निकालेंगे तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ से I माइनस 1 हो जाएगा। और I का वैल्यू अभी भी हम लोग निकाला था, क्या निकाला था 1.0753 निकाले थे, है ना। और ये -1 कर देंगे तो ये बच जाएगा क्या 0.753। तो ये अल्फ़ा का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ से अगर आगे बढ़ाएंगे तो कैसे निकालेंगे, अब यहाँ से देखें तो K जो होगा ये क्या होगा, इतना इंटू इतना डिवाइड बाई इतना हो जाएगा ना। तो ये हम लोग लिख सकते हैं 0.5 अल्फ़ा, इसके लिए कितना हो जाएगा 0.5 अल्फ़ा डिवाइड बाई, अब इसके लिए कितना था, तो ये था 0.5। यहाँ से इक्विलिब्रियम पे लेते हैं तो 0.5 1 माइनस अल्फ़ा। ये हम लोग प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट करते थे। अगर आप इसको लिखना भी चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि
FCO नेगेटिव ऐसे करके, यहाँ से H पॉजिटिव, और यहाँ से क्या हो जाएगा ये वाला CH2FCOH। इसी चीज़ को हम लोगों ने ऐसे लिखा हुआ है, कन्फ्यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या होगा, ये एक तो कट जाएगा और ये क्या बचेगा, तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जब काटेंगे तो बच जाएगा आपका 0.5 अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा, यही हो जाएगा। अब यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू हम लोग निकाला हुआ है, तो ये हो जाएगा 0.5, अल्फ़ा का वैल्यू कितना था जी, तो 0.753, इसका स्क्वायर कर लेंगे 1 माइनस 0.753, इसको ऐसे कर लेंगे। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यही आपको पूछ रहा था, तो ये आपको लगभग आ जाता है आंसर में, ये इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको फाइनली ये आपको आंसर आ जाता है। तो ये जो आंसर आएगा यही आपका क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट है। तो इसको आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग ये केस ऑफ एसोसिएशन, केस ऑफ डिसोसिएशन वाला काम करते हैं। आप ढेर सारे प्रॉब्लम बनाएंगे, आपको आइडिया मिलते जाएगा। एक और छोटा सा क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, ए 0.561 मोलल, ये मोलल मतलब मोललिटी दिया हुआ है, सॉल्यूशन ऑफ एन अननोन सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट डिप्रेसेस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर बाय 2.93 डिग्री सेल्सियस। ये इतना डिप्रेस करता है 2.93 डिग्री सेल्सियस, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। व्हाट इज द वांट ऑफ फैक्टर फॉर दिस इलेक्ट्रोलाइट, तो ये जो दिया हुआ है ये आपको ऑब्जर्व्ड है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आई के लिए देखे थे वांट ऑफ फैक्टर की, जो कुछ भी ऑब्जर्व्ड होगा डिवाइड बाय कैलकुलेटेड, यही काम करते थे हम लोग। तो अब यहाँ से देखिए हम लोग आई क्या था, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बाय कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है जी। और आपको ऑब्जर्व्ड यहाँ पे दिया हुआ 2.93, तो कैलकुलेटेड वाला कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से डेल्टा TF जो होता है ये हम लोग जानते हैं कि KF इंटू मोललिटी होता है ना, और ये कैलकुलेटेड डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट होगा, और ये आपको ऑब्जर्व्ड है। तो यहाँ से क्या होगा, KF 1.86 दिया हुआ है, मोललिटी कितना दिया हुआ है 0.561। जब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये आपको 1.04 डिग्री सेल्सियस आ जाता है, इतना आपको आ जाता है। तो अब यहाँ से डेल्टा TF ये है आपका कैलकुलेटेड, क्या है जी, कैलकुलेटेड, और ऑब्जर्व्ड TF कितना दिया हुआ है, तो ये दिया 2.93 डिग्री सेल्सियस। तो अब इस फॉर्मूले पे पुट कर दे, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.93 डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाई 1.04 डिग्री सेल्सियस। इसको जो आप कैलकुलेट करेंगे तो I का वैल्यू निकल जाएगा। तो इस प्रकार का छोटे छोटे से क्वेश्चन आपको दिए रहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फाइनली, तो इसका आंसर आपको फाइनली इस प्रकार से, ये भी एक बोर्ड का ही सवाल है। तो इस प्रकार से छोटे छोटे से क्वेश्चन आते हैं। तो ढेर सारे प्रॉब्लम को आप प्रैक्टिस करेंगे इस प्रकार से, और जितना प्रैक्टिस आपका अच्छा होगा उतना ही आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होते जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और इस पे आप ढेर सारे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को करेंगे।